आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गैल्वेनोमीटर। तो आज गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी थ्योरी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो गैल्वेनोमीटर का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। देखो, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है स्मॉल करंट को मेज़र या डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure small electric करंट। बस जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे उसे बोलेंगे हम गैल्वेनोमीटर। देखो, एक होता है एमीटर। एमीटर थोड़ा लार्ज वैल्यू करंट का जो होता है उसको मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है। मतलब वो करंट जो एमीटर मेजर नहीं कर पाता उसके लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल डिफ्लेक्शन में भी एक्टिव हो जाता है। दूसरा, अब इसकी देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन या प्रिंसिपल। देखो, अब गैल्वेनोमीटर जिस भी इंसान ने बनाया होगा उसके दिमाग में तो फार्मूला तो चला होगा ना, कि उसके पास ऐसा क्या प्रिंसिपल था, ऐसा क्या उसके माइंड में आया, कंसेप्ट क्या था उसके पास, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो डिवाइस जो है इन्वेंट कर दी गई या डिस्कवर कर दी गई। देखो, तो प्रिंसिपल क्या है, हमें पता है कि जब हम करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टार्क एक्ट करता है। टार्क मतलब वो गोल गोल रोटेट करेगी। बस इसी कंसेप्ट के बेस पे बना गैल्वेनोमीटर। व्हेन current carrying loop placed in uniform magnetic field, then it experiences torque। जब एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टार्क एक्ट करेगा। टार्क मतलब वो टर्निंग इफेक्ट आता है उसमें। तो लूप को अगर करंट लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड में रखो, वो रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। इसी फार्मूले पे बना दिया गैल्वेनोमीटर। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहले फिगर बनाता हूँ, यहाँ थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख दूंगा मैं, फिर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी करेंगे। देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन में मेरे पास क्या है, एक है फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ये ले लो, ये एक स्ट्रिप है जो फास्फर और ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रिप है, ये है जी फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ठीक है, इसके साथ हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ पर एक मिरर प्लेस करेंगे। यहाँ पे आ गया मेरे पास एक मिरर, यहाँ मिरर लगा दिया। इस स्ट्रिंग के साथ मैंने सस्पेंड कर देनी है एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। इस तरीके से इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वायर की, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसे वायर की टर्न्स हैं। और मैंने इस लूप को कहाँ प्लेस कर दिया, इस वायर के साथ अटैच करके मिरर के साथ एक अरेंजमेंट बना दिया। ये लूप है बीच में। ठीक है, हाँ, इसके कोर में एक मैग्नेटिक सब्सटेंस भी रखा जाता है ताकि साइड का मैग्नेटिक फील्ड एक जगह फोकस करे। ठीक है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। चलो देखते हैं, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ एक मिरर अटैच किया, उसको अटैच कर दिया फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के साथ। देखिए, इस फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के एक टर्मिनल को यहाँ से, देखिए ये हम एक, इसको आप बॉक्स या आउटर रीजन भी मान सकते हो। इसका जैकेट हो गया, क्या हो गया जी, जैकेट। ठीक है, इसके एक यहाँ पे टर्मिनल हमने प्लेस कर देना है। एक टर्मिनल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। टी बना रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट वे में अगर बोला जाए टीज लगा रहा हूँ, टीज। ये जो टी की फॉर्म में दिख रहे हैं
ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है, और ये फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप है। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल है, ये इसको मैं यहां से अटैच करूंगा एक वायर के जरिए, यहां से वायर ये यहां से इधर, और यहां पे मैं एक लाइट स्प्रिंग अटैच कर देता हूं। ये स्प्रिंग आ गया मेरे पास S। देखो, इस लूप का एक एंड स्प्रिंग के साथ अटैच है, और वही जो स्प्रिंग वाला एंड है वो यहाँ टर्मिनल T1 के साथ अटैच है। और ये जो फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप है, इसका एक टर्मिनल मैंने अटैच कर दिया T2 के साथ। ठीक है, ठीक। अब देखिए, इसके सामने मैं यहां रखूंगा एक लीनियर स्केल। क्या लीनियर स्केल मतलब इस पे रीडिंग्स होंगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, मतलब 0.1 0.2 0.3 भी रख सकते हो, क्योंकि स्मॉल करंट मेजर करना तो ये एम मीटर में होगी, 0 से लेकर ए मतलब एम मीटर में, इसमें हमें मुझे रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक लैंप प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे एक लैंप है, लैंप, यहाँ से लाइट गिरेगी सीधा मिरर पे। कहाँ पे? और जब मिरर रोटेट करेगा तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर गिरेगी यहाँ इस लीनियर स्केल पे। तो जितनी दूर या पास लाइट गिरेगी उतनी मेरी करंट की रीडिंग होगी। ठीक है, अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन में है क्या, सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जो लूप है, एक तो इसमें करंट होगा, दूसरा इसको मैंने रखना है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड रखने के लिए यहां मुझे लगाना पड़ेगा एक मैग्नेट, सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, एक मैग्नेट यहां ले लेते हैं सिलेंड्रिकल। ये लो, ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल ले लो। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी, उसके बीच में करंट कैरिंग लूप है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैं इस लूप को रखूंगा तो ये लूप रोटेट करने की कोशिश करेगी। अब ये रोटेट तो नहीं करेगी, अब थोड़ा सा झटका लगेगा, ऐसे जरा सा थोड़ा ऐसे हिलना, बस बिल्कुल इतना डिफ्लेक्शन होगा। तो इसकी जरा सी डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो मिरर अटैच है वो भी थोड़ा सा रोटेशन में आएगा। तो यहाँ से जो लाइट पड़ रही है शीशे पे, मिरर पे, वो फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गिरेगी, लीनियर स्केल पे। जहाँ पे गिरेगी तो समझ लो उतना सर्किट में करंट है। अगर यहाँ हुआ 0.5 एम्पियर तो सर्किट में 0.5 एम्पियर होगा। अगर यहाँ पे करंट गिरा यहाँ पे 0.2 एम्पियर, हम बोलेंगे 0.2 एम्पियर करंट है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, लिख देते हैं जो है हमारे पास यहाँ जो हमने किया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हम पॉइंट्स बनाकर लिख देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil carrying current, और इस कॉइल में क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, and is placed between two magnetic poles। तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इसको हमने प्लेस कर दिया। अब इस कॉइल को अटैच किया हमने फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के साथ। देखो, कॉइल इज अटैच्ड with phosphor bronze strip। ठीक है, using string। ठीक है, स्ट्रिंग का यूज करके, और इसी स्ट्रिंग में हमने क्या एक प्लेस कर दिया, मिरर। देखो, अब मिरर
इज अटैच्ड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है जिसका नाम एम है, तो वो भी लिख सकते हो, मिरर एम है। ठीक है, मिरर का नाम वो आपने अटैच कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल T1 है उसको अटैच कर दिया लाइट स्प्रिंग के साथ। तो टर्मिनल T1 इज अटैच्ड विद टर्मिनल T1, सॉरी, विद लाइट स्प्रिंग, विद लाइट स्प्रिंग। ये यहाँ पे लाइट स्प्रिंग है, इस टर्मिनल को किसके साथ अटैच किया है? लाइट स्प्रिंग के साथ। और ये जो दूसरा टर्मिनल है उसको सीधा आपने फास्फोरस ब्राउन स्ट्रिप के साथ अटैच कर दिया, या फिर स्ट्रिंग के साथ भी कर दिया। टर्मिनल T2 इज अटैच्ड विद स्ट्रिंग, मतलब सस्पेंडिंग द मिरर, ऐसे भी लिख सकते हो, इतना इंस्ट्रक्शन मैंने लिखना होता है। एक लीनियर स्केल विद लैंप अरेंजमेंट हमने इसके पैरेलल प्लेस कर दिया। अ लीनियर स्केल इज प्लेस्ड with lamp arrangement। अब लैंप अरेंजमेंट का क्या यूज था यहाँ पे? अरे लाइट को गिराना शीशे पे, इस मिरर पे लाइट गिरेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तो यहाँ पे जहाँ पे भी गिरेगा तो वहीं पे हमें पता चल जाएगा करंट का रीडिंग कितना। तो ये तो हो गया सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसकी थ्योरी में क्या करेंगे हम? मैथमेटिकली इसको डिराइव करेंगे कि इसके अंदर करंट कितना है टोटल। देखिए नेक्स्ट इसका ये हो गया कंस्ट्रक्शन, मैं मिटाने लगा हूं। अब इसकी हम करेंगे वर्किंग। यहां से मिटा देते हैं, यहां पे मैं इसकी अब वर्किंग करता हूं टोटल। देखिए जब थ्योरी देखेंगे इसकी, अब यहाँ पे थ्योरी देखिएगा, मिटाना पड़ेगा, डायग्राम बीच में आ गई। देखो लेट कर लो बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। आई ले लो करंट, इस सर्किट में जो करंट होगा रेक्टेंगुलर लूप में। एल लेंथ ले लो, बी ब्रेथ ले लो, या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा ए के बराबर, और ये होगा मेरा एरिया ऑफ कॉइल देख लो। ठीक है, कॉइल का एरिया आ गया। एन ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टार्क एक्ट करता है, तो कितना टार्क एक्ट करता है वैल्यू लिख दो। वी नो करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड experiences torque, experiences torque। अगर मैं किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर टार्क एक्ट करेगा, और टार्क कितना एक्ट करेगा? टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल। इससे पहले लेक्चर में ये तो पढ़ा हमने, ये टार्क करेगा। इस टार्क को डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बोलते हैं। अगर मेरा थीटा होगा 90 डिग्री तो इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो हम थीटा को यहाँ पे 90 ले लेंगे। अब थीटा क्या है? थीटा है इस कॉइल का जो प्लेन का एंगल है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो ये जो कॉइल है इसके ऊपर जो वेक्टर होगा, जो इस प्लेन का, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा बोलेंगे। अगर थीटा मेरा 90 हो जाए तो टार्क कितना हो जाएगा मेरा? एन आई ए बी के इक्वल। ये लो
इफ थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, तो 90 है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। देखो जब ये टॉर्क एक्ट करेगा ये कॉइल पूरी रोटेट नहीं करेगी भाई, क्यों? एक तरफ से तो यहाँ से उसको बांध के रखा हुआ है, यहाँ से स्ट्रिंग से, एक तो यहाँ स्ट्रिंग से स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो दोनों इसको पूरा थोड़ा रोटेशन में आने देंगे। ये एक रोटेशन भी नहीं लगाएगा, ये जरा सा हिलेगा स्लाइटली। जब कोई चीज उधर जाएगी तो इस स्ट्रिंग में ट्विस्ट पड़ेंगे। ट्विस्ट मतलब इसके बीच में थोड़ा सा मरोड़ पड़ेंगे, मतलब तो उसमें जब ट्विस्ट पड़ेंगे, अगर ट्विस्ट उस तरफ होगा तो उसी का एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस तरफ आएगा, सॉरी रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट होगा, ये होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर कॉइल उधर डिफ्लेक्ट होगी तो धागे में जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो इस तरफ होगा, तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। देखिए इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं, क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है जी, ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। अब जैसे ही ये जो कॉइल रोटेट करेगी, एज कॉइल रोटेट्स, कॉइल क्या करेगी? रोटेट मतलब जरा सा भी एंगल पे घूमेगी उसको भी रोटेशन ही बोलते हैं। फुल रोटेशन नहीं आएगी, जरा सी रोटेशन आएगी, ठीक है। तो सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट पड़ेंगे, ठीक है, सस्पेंशन वायर गेट ट्विस्टेड, सस्पेंशन वायर में क्या पड़ेंगे? ट्विस्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड लिख दो, डेवलप्ड इन वायर। इस वायर में, सस्पेंशन वायर में क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अगर के हो मेरा क्या? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट, देन फिर क्या होगा? जो इसमें टॉर्क का रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, जिसको मैं टी डैश से लिख देता हूं, वो हो जाएगा के अल्फा के इक्वल। और अल्फा क्या है यहाँ पे? डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर ही होंगे भाई, जितना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है। जितनी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना क्रिएट होता है। तो अब वहाँ पे फोर्स की जगह अब हम टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सेकंड नाम दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब NIAB बराबर हो जाएगा के अल्फा के, ठीक है। मुझे निकालना है करंट कितना है, तो करंट का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? के अल्फा अपान NAB के इक्वल, NAB के इक्वल। अब यहाँ देखो I बराबर होगा के अपान NAB, इसको मैं अल्फा को बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि जितना डिफ्लेक्शन होगा, जितना उसमें एंगल बनेगा, उसी हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा। जितना ये ज़्यादा रोटेट करेगा उतना ये रीडिंग ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये देखो के तो फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो ये सारी ही वैल्यू फिक्स हैं तो मतलब कांस्टेंट हुई। तो इसका मतलब इसको हटाकर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकता हूँ। इसका मतलब आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ अल्फा के, ठीक है। तो वेयर, या मैं एक काम करूँगा, इसको ऐसे लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं जी, ये कांस्टेंट है, जी अल्फा लिख दो, जी होगा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वेयर जी क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या क्या? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इस जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू कितना है? ये वाला के अपान NAB के इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिफ्लेक्शन की। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, मतलब डिफ्लेक्शन,
तो इतना करंट सर्किट में प्रोड्यूस होगा, इतना भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट का रीडिंग आएगा वो कितना आएगा, K/NA/Vk को।